रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। आसमान काले बादलों से पूरी तरह ढक चुका था। दूर दूर तक फैले खेतों के ऊपर बिजली बार बार चमक रही थी। हर चमक के साथ ऐसा लगता जैसे कुछ पल के लिए पूरा संसार जाग जाता हो और फिर तुरंत गहरे अंधेरे में डूब जाता हो। अरविंद अपनी पुरानी साइकिल पर तेजी से पैडल मार रहा था। उसके कंधे पर एक चमड़े का बैग टंगा था जिसमें करीब 2 लाख रुपए थे। वह पैसे लेकर अपने गांव देवगढ़ लौट रहा था। उसकी मां बहुत बीमार थी और अगले दिन ऑपरेशन होना था। हवा अचानक अजीब तरह से शांत हो गई। अरविंद ने माथे का पसीना पोंछते हुए आसमान की ओर देखा। लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। उसने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन तभी धड़म, इतनी तेज बिजली कड़की कि उसका दिल कांप उठा। अगले ही पल तूफानी हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। धूल उड़कर आंखों में भर गई। कुछ ही सेकंड बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। अरविंद घबराकर सड़क किनारे एक पुराने बरगद के नीचे रुक गया, लेकिन वहां भी बारिश की बूंदें उसे भिगो रही थीं। हे भगवान, बस किसी तरह गांव पहुंचा दो, उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की। करीब 10 मिनट बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई। अरविंद ने राहत की सांस ली और फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन सड़क कीचड़ से भर चुकी थी। साइकिल चलाना मुश्किल हो गया था। वह साइकिल घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एहसास हुआ, यह रास्ता देवगढ़ का नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, केवल झींगुरों की आवाज और हवा की सीटी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, बाबू, रास्ता भूल गए क्या? अरविंद डर कर पलटा। अंधेरे में एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। कौन हो तुम? नाम है माधो। आगे का रास्ता बंद है बाबू। तूफान में बड़ा पेड़ गिर गया है। आज रात जाना मुश्किल है। अरविंद का दिल बैठ गया। तो अब क्या करूं? माधो हल्का सा मुस्कुराया। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है, रात गुजार लीजिए। अरविंद कुछ पल सोचता रहा, फिर मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई है, जली हुई लकड़ी और किसी सड़े हुए मांस जैसी। वह बार बार बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। करीब 5 मिनट बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसके बाहर एक टेढ़ा नीम का पेड़ था। अंदर मिट्टी के चूल्हे की हल्की रोशनी जल रही थी। आ जाइए बाबू। माधो ने झोपड़ी का पर्दा हटाया। अंदर का दृश्य देखकर अरविंद सिहर उठा। दीवारें पूरी काली पड़ी थीं, जैसे कभी वहां आग लगी हो। कोनों में मकड़ियों के जाले थे, लेकिन बीच में चाय बनाने का सामान सजा हुआ था। माधो ने लकड़ी का मोढ़ा आगे खिसकाया। बैठिए। अरविंद बैठ गया, लेकिन उसका मन अजीब डर से भर चुका था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक औरत की धुंधली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर आधी जली हुई थी और औरत की आंखों पर काला धब्बा बना हुआ था। ये कौन है? अरविंद ने पूछा। माधो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मेरी पत्नी गौरी। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। तभी अंदर के अंधेरे हिस्से से पायल की हल्की आवाज आई, छन्न छन्न। अरविंद का शरीर कांप उठा। एक औरत धीरे धीरे बाहर आई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। क्या हुआ बाबू? माधो मुस्कुराया। कुछ नहीं। उस रात बाहर फिर तूफान शुरू हो गया। बिजली लगातार चमक रही थी। हर चमक में झोपड़ी कुछ पल के लिए सफेद दिखाई देती और फिर अंधेरे में डूब जाती। अरविंद ने देखा, इतनी तेज हवा के बावजूद लालटेन की लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा उसे छू ही नहीं रही हो। उसके मन में डर और गहरा हो गया। माधो धीरे से बोला। अरविंद मजबूर था। उसने अपना पैसों वाला बैग सीने से लगाकर बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। अचानक ठक
ठक ठक झोपड़ी के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। अरविंद डर कर उठ बैठा। फिर उसे किसी आदमी के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे छोड़ दो, मत मारो। अरविंद का गला सूख गया। वह धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया। बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसने देखा नीम के पेड़ से एक आदमी लटका हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, गर्दन रस्सी से बुरी तरह मुड़ी हुई थी। वह हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। अरविंद के मुंह से चीख निकल गई। तभी पीछे से आवाज आई, क्या देख रहे हैं बाबू? अरविंद पलटा। माधो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी काली दिखाई दे रही थीं। कुछ नहीं है वहां। अरविंद कांपने लगा। वो आदमी। माधो मुस्कुराया। आपको कहानी सुनाऊं? उसकी मुस्कान अब इंसानी नहीं लग रही थी। 3 साल पहले यहां एक आदमी रहता था अपनी सुंदर बीवी के साथ। और फिर माधो कहानी सुनाने लगा। एक आदमी था जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का एक लड़का रोज उसकी पत्नी से मिलने आने लगा। एक रात पति अचानक घर लौट आया और उसने दोनों को साथ देख लिया। गुस्से में उसने पहले पत्नी का गला काट दिया, फिर उस लड़के को पेड़ पर फांसी दे दी और आखिर में खुद पूरी झोपड़ी में आग लगाकर जल गया। कहानी सुनाते सुनाते माधो की आवाज बदलने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे जलने लगा, त्वचा पिघल रही थी, आंखें लाल हो गई थीं। अरविंद डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक उसे एहसास हुआ माधो के पैरों की जगह केवल काली राख थी और तभी पीछे से वही औरत दिखाई दी। इस बार उसका घूंघट पूरी तरह हट चुका था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, गर्दन से लगातार खून बह रहा था। वह धीरे धीरे अरविंद की ओर बढ़ने लगी। तुम यहां से नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। अरविंद चीख पड़ा। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और झोपड़ी से बाहर भागा। पीछे से माधो और औरत दोनों की डरावनी हंसी गूंज रही थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अरविंद पागलों की तरह साइकिल चलाने लगा, लेकिन अचानक उसकी साइकिल किसी चीज से टकराई और वह सड़क पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने उसे सड़क किनारे बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने कांपती आवाज में सारी बात बताई। गांव के बूढ़े लोगों ने एक दूसरे की ओर डर कर देखा। फिर उनमें से एक बोला, उस रास्ते पर कोई चाय की दुकान नहीं है बेटा। 3 साल पहले वहां सच में एक आदमी ने अपनी बीवी और उसके प्रेमी को मारकर खुद को जला लिया था। तब से वहां रात में कोई नहीं जाता। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी उसे अचानक अपना बैग याद आया। उसने घबराकर इधर उधर देखा। बैग उसके पास रखा था, लेकिन उसके ऊपर राख से लिखा हुआ था, फिर आना बाबू। और बैग से वही सड़ी हुई गंध आ रही थी जो उस रात झोपड़ी में फैली हुई थी। उस दिन के बाद अरविंद कभी रात में अकेले सफर पर नहीं निकला। लेकिन आज भी बरसात की काली रातों में उस सुनसान सड़क पर लोगों को कभी कभी एक लालटेन जलती दिखाई देती है और कोई धीमी आवाज में कहता है, आ जाइए बाबू, चाय पीकर जाइए।